एक दिन ये प्रेग्नेंट औरत रेबेका साउथ कोरिया के होटल में रशियन ऑफिसर कार्पोव को जान से मारने आई थी, जिसके लिए रेबेका ने सिक्योरिटी गार्ड के सामने बेहोश होने का नाटक करा और सिक्योरिटी गार्ड उसे संभाल कर उसके लिए जूस लेने चला गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से रेबेका ने एक जहर की कोटिंग वाले फोन को कार्पोव के फोन के साथ बदल दिया और सिक्योरिटी गार्ड के आने पर उससे जूस लेके वहां से मासूम बनकर जाने लगी। इसके बाद जैसे ही कार्पोव ने उस फोन को उठाया, उसके अगले ही पल उसके शरीर में जहर फैलने से उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। कार्पोव की मौत के बाद होटल में हड़कंप मच चुका था और सारे सिक्योरिटी गार्ड उसके कातिल को ढूंढने में लगे हुए थे। इस बीच रेबेका एक लिफ्ट की मदद से ग्राउंड फ्लोर तक जा रही होती है, पर तभी उस लिफ्ट में एक सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, जिसको शुरुआत में तो रेबेका के ऊपर शक नहीं हुआ था, पर गार्ड का साथी उसे वॉकी टॉकी के जरिए बोलता है कि शायद तुम्हें उस प्रेग्नेंट औरत की तलाशी भी ले लेनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के कुछ करने से पहले ही रेबेका ने उल्टा उसके ऊपर जानलेवा हमले करना चालू कर दिया था, जिस दौरान गार्ड भी उससे लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर रेबेका सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। गार्ड को तो रेबेका से लड़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अभी तो वो अपनी बंदूक तक भी नहीं पहुंच पा रहा होता। इसीलिए उसने अपनी जुराब से एक चाकू निकालकर रेबेका के पेट में घुसा दिया। लेकिन रेबेका तो असल में प्रेग्नेंट भी नहीं थी, वो बस प्रेग्नेंट औरत का भेष बनाकर आई थी, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता और वो इसी बात का फायदा उठाकर उस चाकू को अपने पेट से निकालती है और उसी चाकू से गार्ड को मौत की नींद सुलाने के बाद वो लिफ्ट से नीचे उतर जाती है। लेकिन लिफ्ट के बाहर और भी काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, क्योंकि असल में अभी हुई गार्ड और रेबेका की लड़ाई की वजह से वो लोग वापस से ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए रेबेका लिफ्ट से नीचे उतरते ही गार्ड्स के ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर देती है। उन सबको जान से मारने के बाद वो खिड़की की तरफ भी कुछ गोलियां चलाती है और खुद सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। उसके खिड़की की तरफ गोलियां चलाने से बाद में आने वाले गार्ड्स को लगने लग गया था कि रेबेका खिड़की की तरफ से भागी है, इसलिए वो लोग भी उधर की तरफ चले जाते हैं। असल में रेबेका अमेरिका की एक प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी शायरन के लिए काम करा करती थी, जिन्होंने ही उसे साउथ कोरिया में माइक नाम के एक दूसरे एजेंट के साथ रशियन ऑफिसर को जान से मारने के लिए भेजा था। माइक अभी के लिए होटल के बाहर एक दूसरे कमरे में बैठकर रेबेका के उस जगह पर से निकलने के इंतजाम में लगा होता है और तभी रेबेका सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए माइक से वो लोकेशन पूछती है जहां माइक रेबेका के निकलने के लिए गाड़ी भेजने वाला था। माइक रेबेका को लोकेशन भेजकर जल्दी से होटल से बाहर निकलने को कहता है और तब रेबेका सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते अपने पूरे हुलिये को ही बदल लेती है, जिससे नीचे जाने पर उसको कोई भी नहीं पहचान पाता। अब होटल से बाहर आने के बाद रेबेका आराम से माइक की बताई गई लोकेशन पर जाने लगती है, जबकि इधर माइक के कमरे के बाहर अचानक से डेविड नाम का एक दूसरा कोरियन आदमी आ जाता है, जो कि लगातार उसके दरवाजे को बजाए जा रहा था। इस बात से इरिटेट होकर माइक दरवाजे को खोलने ही वाला था, पर उसके ऐसा करने से पहले ही डेविड खुद लात मारकर दरवाजे को तोड़ देता है और बाद में माइक को देखकर उसकी तोड़ना चालू कर देता है। अब डेविड माइक को तब तक मारता रहता है जब तक कि माइक बेहोश नहीं हो जाता और उसके बाद डेविड रेबेका की पिकअप लोकेशन को देखकर जल्दी से एक पतली गली में आ जाता है, जिसके सामने से ही रेबेका को पिक करने वाली गाड़ी गुजरने वाली थी। गाड़ी के गुजरते समय डेविड ने गाड़ी के सामने एक नकली बच्चे को फेंक दिया था, जिससे ड्राइवर झटके से गाड़ी को रोक देता है, पर नकली बच्चे के गाड़ी से टकराने पर गाड़ी पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब बच्चे की हालत को देखने के लिए ड्राइवर जैसे ही अपने साथी के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है, वैसे ही डेविड उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और खुद उनकी गाड़ी लेकर रेबेका की लोकेशन पर आ जाता है ताकि डेविड उसे अपने साथ लेकर जा सके। रेबेका भी गाड़ी को देखकर पहले तो आराम से गाड़ी के पास आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर हेडलाइट के स्क्रैचेस पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ गई थी कि पक्का दाल में कुछ काला है। इसीलिए वो उल्टा गाड़ी के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाते हुए वहां पर से भागने लग जाती है और तब डेविड भी गाड़ी को तेजी में चलाकर वहां पर से निकल जाता है। असल में डेविड रेबेका का पिता था, जो दुनिया और रेबेका की नजरों में 9 साल पहले ही मर चुका है, पर तब से वो दूसरी आइडेंटिटी के साथ साउथ कोरिया में रह रहा था और अब वो अपने जिंदा होने के बारे में किसी भी हालत में रेबेका को बताना चाहता है। साथ ही डेविड किसी वजह से रेबेका को उसकी ऑर्गेनाइजेशन शायरन से भी दूर करना चाहता था, पर आज अपनी जान की बाजी लगाने के बावजूद भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इधर अमेरिका में शायरन की फाउंडर जूनो अभी अपने बेटे विली के साथ एक आदमी के पास आई होती है, जो असल में उनका ही एक एजेंट था, लेकिन किसी मिशन में फंसने के बाद उसने उनकी कुछ जानकारी को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया था। जूनो उससे बार बार पूछती है कि एजेंट ने उनकी कौन सी जानकारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बताई है, पर वो एजेंट इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस बात से गुस्सा होकर जूनो अपने साथियों से उसे मारने के लिए बोल देती है और अपने बेटे विली के साथ साइड में जाकर उससे रेबेका के बारे में बात करने लगती है। तो विली उसको बताता है कि कार्पोव को तो किसी तरह से रेबेका ने जान से मार दिया था, पर किसी ने माइक और रेबेका के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी। उसी आदमी के ऊपर सड़क पर रेबेका ने कुछ गोलियां भी चलाई थी, जिसकी वजह से रशिया और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को कार्पोव के कत्ल में उनकी ही ऑर्गेनाइजेशन का हाथ लगने लग गया है।
ये बात को सुनने के बाद जूनो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि अगर धोखे से भी CIA को इस बारे में पता चल जाता तो शायरन ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट होने की वजह से CIA वाले उसको पूरी तरह से खत्म कर देते और आगे उनको कोई भी काम नहीं मिलता। खैर अभी जूनो विली को सबसे पहले तो रेबेका को इस जगह से निकालने को कहती है, क्योंकि रेबेका उनकी सबसे बेस्ट एजेंट थी और पिछले 4 साल में उसे मिलने वाले हर एक मिशन को उसने बिना गलती के खत्म करा था। रेबेका को वहां से निकालने के बाद विली को जल्दी से जल्दी उस इंसान के बारे में भी पता करना था जिसने माइक के ऊपर हमला करके रेबेका को किडनैप करने की कोशिश करी थी। अब वैसे विली रेबेका की ज्यादा इज्जत नहीं करता था, क्योंकि उसे ये देखकर जलन होती थी कि उसकी मां जूनो उससे ज्यादा रेबेका का ध्यान रखती है। खैर विली ऐसा करने के लिए मान तो गया था, पर रेबेका को वहां से निकालने से पहले वो माइक और रेबेका के ऊपर हमला करने वाले आदमी के बारे में पता करना चाहता था। इधर डेविड ने उस गाड़ी में से अपने हर तरह के सबूत मिटा दिए थे, क्योंकि वो जानता था कि जूनो उसके बारे में पता करने की कोशिश जरूर करेगी। दरअसल वो खुद भी पहले शायरन के लिए ही काम करा करता था और वो भी अपनी बेटी की तरह जूनो का बेस्ट एजेंट था, पर किसी वजह से उसने सबके सामने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा और बाद में साउथ कोरिया की ही एक औरत उंजू से शादी करके साउथ कोरिया में ही रहने लग गया। उसने उंजू से वादा करा था कि वो बस अपनी बेटी को वापस लाने की एक ही कोशिश करेगा, पर अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो वापस से वो इस सब में कभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन रेबेका को देखने के बाद से ही डेविड खुद को रोक नहीं पा रहा था और वो रेबेका को किसी भी हालत में शायरन से निकालकर अपने साथ रखना चाहता था। इसीलिए अभी के लिए वो उंजू को कॉल करके सेफ हाउस में जाने को कहता है। साथ ही उसने उंजू को घर में से उस हर एक चीज को मिटाने को कह दिया था, जिससे डेविड के बारे में पता चलने पर शायरन वाले बाद में उंजू तक पहुंच सकते थे। ये सब कैसे करना है, डेविड ने उंजू को ये सारी चीजें पहले ही सिखाई हुई थी और साथ ही उनकी ये बात तक हो चुकी थी कि अगर अगले दिन तक डेविड घर पर वापस नहीं आता है तो उसी समय पर उंजू को ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर में चले जाना है और इस शहर में वापस कभी भी नहीं आना। खैर इधर रेबेका खुद भी जानना चाहती थी कि उसका पीछा कौन कर रहा था, इसीलिए वो जूनो को कॉल करके उससे इस बारे में बातें करने लग जाती है। पर जूनो तो उल्टा उस पे ही चढ़ने लग गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेबेका ने इस बार अनजाने में इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसका ही कोई दुश्मन उसके पीछे आ गया है। ये बात जूनो के मुंह से सुनकर रेबेका का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि डेविड की मौत के बाद से वो जूनो को ही अपनी माँ की तरह देखती थी और जूनो की हर बात मानती थी। जूनो को भी इस बात का जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसे रेबेका से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो रेबेका से माफी मांगने के बाद उससे ही उस आदमी के बारे में पता करने को कहती है। वहीं डेविड को सोचकर एक वेयर हाउस के पास आ जाता है, जहां पर डेविड और उसके साथियों की वैन खड़ी हुई थी। अभी डेविड एक पेपर पर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट को लिखकर जानबूझ के गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और उन कोऑर्डिनेट को गाड़ी के अंदर रखने के बाद वो भागता हुआ जैक के पास आ जाता है। असल में जैक ही वही आदमी था जिसने उसकी असली आइडेंटिटी को मिटाकर साउथ कोरिया की एक नई आइडेंटिटी उसको बना के दी थी और उसकी मदद से ही डेविड इतने समय से यहाँ पर सुरक्षित रह पाया था। इन 9 सालों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए जैक अभी डेविड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और तब डेविड उसको बताता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी और अपनी बेटी रेबेका के लिए एक नई आइडेंटिटी बनवाना चाहता है, ताकि वो उसके साथ किसी और कंट्री में जाकर शांति से रह सके। ये बात सुनने के बाद जैक को थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि वो जानता था कि डेविड दूसरी कंट्री में जाने के बाद इस कंट्री में कभी भी नहीं आएगा, पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था इसीलिए जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। नई आइडेंटिटी बनाने के लिए जैक को 8 दिन लगने वाले थे, पर डेविड उसको बताता है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। ये सुनकर जैक थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि इतने कम समय में आईडी बनाना वैसे तो पॉसिबल नहीं था, पर उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद जब रेबेका अपने साथियों के साथ अपनी वैन के पास आती है तो गाड़ी में पड़े कोऑर्डिनेट को देखकर वो माइक से जल्दी से उस जगह के बारे में पता करने को कहती है। और वहीं डेविड भी जानता था कि रेबेका उस जगह पर अकेले तो नहीं आने वाली, इसलिए वो उस लोकेशन वाले घर में काफी सारे जाल बिछाना चालू कर देता है। और जैसे ही रेबेका माइक और अपने 2 साथियों के साथ घर के अंदर आती है, वैसे ही डेविड एक छोटा सा ब्लास्ट करके उसके बाकी 2 साथियों को जान से मार देता है। अब बस रेबेका और माइक ही जिंदा बचे थे और उन्होंने घर के पीछे वाली खिड़की से डेविड को घर से बाहर भागते हुए देख लिया था। उसे देखकर वो दोनों उसका पीछा करना चालू कर देते हैं और जल्दी ही पास के एक दूसरे वाले घर में डेविड के सामने सबसे पहले माइक पहुंच जाता है। उसे देखते ही डेविड ने उसे बुरी तरह मारना चालू कर दिया था और माइक डेविड के सामने सच में कुछ भी नहीं था, इसीलिए डेविड उसको फिर से एक बार कुत्तों की तरह मार के बेहोश कर देता है और जल्दी से भागकर पास के अगले घर में चला जाता है, जहां पर जल्दी ही रेबेका पहुंचने वाली थी। जब रेबेका उस घर में घुसती है तो उसे वहां पर अपने बचपन की एक फोटो दिखाई देती है, जिसमें डेविड भी उसके साथ मौजूद था। उसे देखकर रेबेका को कुछ भी समझ में नहीं आता,
पर जैसे ही डेविड उसके सामने आता है तो रेबेका के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। डेविड ने तो अपनी गन को साइड में रख दिया था, लेकिन रेबेका ने अभी भी उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इतने समय से डेविड जिंदा था तो उसके बावजूद उसने रेबेका से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी और उसके जिंदा होने के बारे में किसी को क्यों नहीं पता। यही सारे सवाल रेबेका के जहन में लगातार चले जा रहे थे। डेविड भी उसके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था, पर अभी वो रेबेका को जल्दी से उस जगह पर से दूसरी जगह पर चलने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जल्दी वहां पर माइक वापस आ जाएगा। तब अभी तो रेबेका उसकी बात को सुनकर अपनी गन को नीचे कर लेती है, लेकिन डेविड के पलटते ही वो डेविड को मुक्का मार के बेहोश कर देती है और सीधा जूनो को कॉल करके उससे डेविड के जिंदा होने के बारे में पूछने लग जाती है। डेविड के जिंदा होने के बारे में सुनकर तो जूनो की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इतने समय से उसे डेविड के जिंदा होने के बारे में सच में नहीं पता था, और अगर इस बारे में उसे पहले पता होता तो इतने समय में डेविड को जान से मारने के लिए किसी न किसी को तो जरूर भेज देती। हालांकि अभी वो अपनी परेशानी को रेबेका के सामने जाहिर नहीं करती और उससे डेविड से नॉर्मली बात करने को कहती है, लेकिन फोन की कटते ही जूनो जल्दी जल्दी किसी को मैसेज करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब डेविड की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि रेबेका ने पिछले 9 साल के गुस्से के कारण उसे मारकर बेहोश करा था, इसीलिए अभी भी वो रेबेका से प्यार से बात करता है। पर उतने में ही माइक वहां पर आकर डेविड को शूट करने वाला था, लेकिन माइक के ऐसा करने से पहले ही रेबेका माइक को शूट करके खत्म कर देती है, जिसके बाद उसने माइक के फोन को उठाकर उसको भी चेक करना चालू कर दिया था। असल में जूनो ने माइक को ही जल्दीबाजी में मैसेज करके डेविड को खत्म करने को कहा था, और इस मैसेज को देखने के बाद तो रेबेका का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है, क्योंकि उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि जूनो डेविड को क्यों मरवाना चाहती है। खैर अभी डेविड रेबेका को उसके जिंदा होने के बारे में जूनो को कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन डेविड को ये बात नहीं पता थी कि रेबेका ने उसके जिंदा होने के बारे में जूनो को पहले ही बता दिया है। रेबेका डेविड को अभी ये बात नहीं बताती और डेविड अभी रेबेका को लेकर अपने साथ एक सुपरमार्केट में आ जाता है। वहां वो रेबेका को बताता है कि वो यहाँ पर से थोड़ा सा सामान लेके सबसे पहले बुशान जाएंगे और वहां पर से अपने लिए एक नया पासपोर्ट लेंगे। इसके बाद ही वो वियतनाम में जाने वाले थे, जहां पर पहुंचकर ही डेविड रेबेका को सारी चीजें बताने वाला था। हालांकि रेबेका को अभी थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है, इसीलिए वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर से जूनो को कॉल करके पूछती है कि वो डेविड को क्यों मारना चाहती है। जवाब में जूनो उसको बताती है कि डेविड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है और रेबेका को जल्दी से जल्दी उसके पास से निकल के वापस जूनो के पास आना होगा। अभी रेबेका के मन में यही सवाल था कि अगर वो जूनो की बात मान के वापस उनके साथ हो जाती है और डेविड को पकड़वा देती है तो क्या जूनो उसको माइक को मारने के लिए माफ कर पाएगी। इस पर जूनो ने हाँ बोलकर फोन को काट दिया था। इसके बाद काफी देर होने के बावजूद भी जब रेबेका वॉशरूम से बाहर नहीं आती तो डेविड परेशान होकर वॉशरूम में चला जाता है, जहां की खिड़की से रेबेका भाग चुकी थी। इससे और ज्यादा परेशान होकर डेविड सीधा सुपरमार्केट से बाहर आ गया था, पर तब उसे अपनी गाड़ी के पास रेबेका दिखाई देती है, जो कि उससे मजाकी अंदाज में पूछती है, क्यों अब पता चला कि जब कोई बिना बताए भाग जाता है तो कैसा लगता है। खैर डेविड अपनी 9 साल पहले करी गई हरकत के लिए उससे वापस से माफी मांगता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर बुशान की तरफ जाने लगता है। वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए आराम से बुशान की तरफ जा रहे थे, मगर जूनो के कहने पर रास्ते में पड़ने वाले एक चेक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने डेविड की गाड़ी को रोक लिया और वो डेविड और रेबेका दोनों को ही गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी से बाहर आने को बोलने लग गए। डेविड और रेबेका तो तब गाड़ी से बाहर आ गए थे, पर जेल की हवा उन दोनों में से कोई भी नहीं खाना चाहता था, इसीलिए एक एक करके दोनों पुलिस वालों पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। और पुलिस वालों का भूत बनाने के बाद जब रेबेका एक पुलिस वाले को जान से मारने वाली होती है तो डेविड उसे रोककर तुरंत ही दूसरी लेन पर ले जाता है, जहां से उसने सामने से आ रही एक गाड़ी को रोक दिया था और उस गाड़ी को चुराकर वो 780 की रफ्तार से बुशान की तरफ लेकर जाने लग गया था। अब थोड़ी देर बाद जब जूनो को इस बारे में पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले डेविड को नहीं पकड़ पाए हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अभी तक उसे उंजू के घर के बारे में भी पता चल गया था, क्योंकि 7 साल पहले उंजू से शादी करने के बाद डेविड ने उसके ही नाम पर घर खरीदा था। और उंजू के बारे में ही और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद जूनो को ये बात भी पता चल जाती है कि उंजू के पिता का एक बहुत ही बड़ा शिपिंग का बिजनेस था और उंजू को डेविड की सच्चाई के बारे में भी सब कुछ पता है। खैर अभी डेविड को मरवाने के लिए जूनो साउथ कोरिया की ही एक बहुत बड़े हिटमैन वॉन को हायर करती है, जो कि फिलहाल के लिए एक कपल को जान से मारने के लिए आया हुआ था और उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से जान से मारने के बाद उसने डेविड को जान से मारने का काम भी ले लिया था। इधर अब तक डेविड को भी ये बात पता चल गई थी कि किसी न किसी वजह से जूनो को डेविड के जिंदा होने के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वो सबसे पहले कुछ सोचते हुए रेबेका को अपने एक दोस्त की शॉप पर लेकर जाता है और वहां पर रेबेका के खाने में बेहोशी की दवाई मिलवाने के बाद उसे बेहोश कर देता है।
रेबेका को बेहोश करने के बाद जब डेविड उसके फोन को चेक करता है तो उसको ये बात पता चल जाती है कि उसकी बेटी रेबेका ने ही जूनो को कॉल करके डेविड के जिंदा होने के बारे में बताया था। दूसरी तरफ जूनो अभी के लिए खुद भी साउथ कोरिया में जेसन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए आ गई थी। वो यूएसए के ही एक शहर का सेनेटर था और कार्पॉप ने उससे कुछ बहुत ही जरूरी बात करने के लिए उसे साउथ कोरिया बुलाया था। मगर उसके कार्पॉप से मिलने से पहले ही कार्पॉप को किसी ने जान से मार दिया होता है, पर यह काम जूनो ने करवाया था। इसके बारे में जेसन को कोई भी आइडिया नहीं था, इसीलिए वो जूनो के साथ में खाना खाते हुए उससे इस बारे में बातें करने लग जाता है और जूनो भी उसके सामने दिखावा करते हुए यही बोलती है कि अगर उसे कार्पॉप के कातिल के बारे में कुछ पता चलेगा तो वो जेसन को जरूर बताएगी। दूसरी तरफ अब तक रेबेका को भी होश आ गया था और जैसे ही डेविड उसकी हरकत के बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो रेबेका उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिरकार 9 साल पहले वो उसके पास से क्यों चला गया था और अब वो उसके पास अचानक से आकर उसके साथ क्यों रहना चाहता है। तो डेविड उसको सारी बातें क्लियर करके समझाता है कि असल में आज से 9 साल पहले डेविड और उसकी टीम को ह्यूगो माल्डोनाडो नाम के एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए हायर करा गया था, जहां पर जाने के बाद उनकी एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी और डेविड और उसके साथ ही ह्यूगो के बेस के अंदर घुस भी गए थे। मगर अंदर मौजूद एक कंप्यूटर में डेविड को उसकी और उसकी बेटी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दी थी, जिसे देखने के बाद डेविड बहुत ज्यादा डर गया था और उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि जब तक ह्यूगो के पास उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी तब तक ह्यूगो से उसके पूरे परिवार को खतरा रहेगा। इसी चीज से निपटने का एक प्लान सोचते हुए वो अपने साथियों के साथ वापस आ रहा था, पर उसी दौरान ह्यूगो ने उसके और उसके साथियों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसमें सिर्फ डेविड ही जिंदा बच पाया था। पर अगर उसके जिंदा होने के बारे में ह्यूगो को पता चल जाता तो पक्का वो पहले डेविड और बाद में उसके परिवार के पीछे आता, और डेविड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए अब तक उसने अपने जिंदा होने के बारे में सबसे छुपा कर रखा हुआ था ताकि रेबेका और उसका बाकी का परिवार अपनी जिंदगी को अच्छे से काट सके। पर इन 9 सालों में डेविड को रेबेका की याद रोज आती थी और इसीलिए अब 9 साल बाद जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही उसने रेबेका के सामने अपने जिंदा होने की सच्चाई को ला दिया। डेविड इन सब चीजों के बारे में बता ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे उंजू का कॉल आता है, जो कि डेविड के कहे अनुसार अब तक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई थी। मगर वहां पर मौजूद 2 आदमी उसका लगातार पीछा करे जा रहे थे और उंजू को उनसे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तब डेविड उसको किसी सेफ जगह पर छुपने के लिए बोलता है और उंजू से उसकी लोकेशन को पूछने के बाद वो रेबेका को रेस्टोरेंट में रुकने के लिए बोलकर उंजू को बचाने के लिए चला जाता है। पूरे मेट्रो स्टेशन पर जूनो के काफी सारे आदमी भरे हुए थे जो कि डेविड को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, पर डेविड वहां पर जाकर एक एक करके सभी आदमियों को बुरी तरह से मारने लगता है। वो किसी को भी उनके मरने के बारे में पता नहीं चलने दे रहा था और बहुत ही साइलेंटली उंजू के पास जाए जा रहा था। अभी तक रेबेका खुद भी मेट्रो स्टेशन पर आ गई थी, जो कि खुद भी वहां पर मौजूद जूनो के गार्ड्स को बुरी तरह से मारने लग जाती है और चुपचाप डेविड के पीछे आती रहती है। इधर डेविड जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उंजू के पास जा रहा था तभी उसके बगल से वॉन एकदम आम इंसानों की तरह चलता हुआ आता है, मगर डेविड के उसके पास पहुंचते ही वो डेविड के पेट पर अपने चाकू से हमला कर देता है। डेविड इससे थोड़ा सा घायल हो गया था और बाद में वॉन ने उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था। अब वो डेविड को जान से मारने ही वाला था, पर उससे पहले ही सीढ़ियों से कूदकर रेबेका भी उस जगह पर आकर डेविड की मदद करने लग गई थी, जिसके बाद वो दोनों ही साथ में मिलकर वॉन से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। डेविड घायल होने की वजह से ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकता था, इसीलिए फिलहाल उसकी जान बचाने के लिए रेबेका उसके साथ पास खड़ी मेट्रो में चढ़ जाती है और उसी मेट्रो के अंदर उंजू भी मौजूद थी। किस्मत से वॉन टाइम पर उस मेट्रो में नहीं चढ़ पाया था, लेकिन वो डेविड को मारने के लिए अगले स्टेशन पर उससे पहले पहुंचने वाला था। खैर मेट्रो में चढ़ने के बाद डेविड के पास उंजू के साथ साथ उसकी बेटी मिनी भी आती है, जिसकी उम्र 6 साल थी। डेविड के पास आते ही मिनी ने तो उसे अपने गले से लगा लिया था, पर यह सब देखने के बाद रेबेका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रेबेका के हिसाब से डेविड ने रेबेका और उसकी मां को रिप्लेस करने के लिए उंजू और मिनी का सहारा लिया था। साथ ही उसे इस बात का भी बुरा लग रहा होता है कि जिस वक्त में उसे खुद भी एक पिता के प्यार की जरूरत थी, उस समय पर उसका पिता किसी और ही लड़की का पिता बनकर उसको प्यार दे रहा था। तब डेविड उससे वादा करता है कि वो रेबेका को सारी चीजें बाद में समझा देगा और रेबेका भी इस पर मान जाती है। अब डेविड बाथरूम में जाकर सीधा जैक को कॉल करता है, क्योंकि आज उसे जैक से किसी भी हालत में वो दोनों पासपोर्ट चाहिए थे। जैक भी इसके लिए मान जाता है और दोनों शाम में एक मार्केट में मिलने का फैसला करते हैं। उस मार्केट की लोकेशन को एक स्टिकी नोट पर लिखकर जैक ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चिपका दिया था। इधर रेबेका डेविड के सामने तो मिनी से सही से बात कर रही थी, पर मन ही मन उसे उंजू और मिनी से बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। उंजू को भी ये चीजें समझ में आ रही थी, इसलिए वो रेबेका से नॉर्मली बात करके सारी चीजें शॉर्ट करने की कोशिश करती है, मगर रेबेका तो उंजू से सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहती थी और साथ ही थोड़ी देर बाद उसे बेफालतू में डेविड के ऊपर भी गुस्सा आने लग गया था। खैर अभी डेविड भी इस बारे में ज्यादा चीजें नहीं सोचता, क्योंकि पहले उसे रेबेका और बाकी सबकी जान भी बचानी थी।
इसके लिए सबसे पहले तो वो चेन को खींचकर ट्रेन को 2 किलोमीटर पहले ही रुकवा देता है और अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन से उतरकर पास के ट्रक स्टेशन के पास चला जाता है। इस बारे में जल्दी ही हेलन को पता चल गया था, इसीलिए वो वॉन और उसके साथियों को जल्दी से उस ट्रक स्टेशन के पास भेजती है, जहां मौजूद एक ट्रक के पीछे वाले गेट पर वॉन को डेविड के खून के निशान दिखते हैं, जिन्हें देखते ही वो अपने साथियों के साथ उस ट्रक का पीछा करने लग गया था। पर असल में ये सब डेविड की ही एक चाल थी, क्योंकि उसने जानबूझकर उस ट्रक के ऊपर अपना खून लगाया होता है, जबकि वो तो अपने परिवार के साथ एक दूसरे ट्रक में बैठकर उस मार्केट के एरिया के पास चला गया था, जहां पर आज थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात जैक से होने वाली थी। पर अभी जैक के पास जाने से पहले वो अपने परिवार को एक सेफ हाउस में लेकर जाता है, जहां पर वो थोड़ा सा अंधेरा होने का इंतजार करने लग गया था। और इधर जूनो के पास जेसन वापस से आ जाता है। जेसन को एक CIA के एजेंट के बारे में पता चला था, जो वैसे तो कोरिया से बिलोंग करता था, पर सारी एजुकेशन अमेरिका में होने के कारण उसे CIA में जॉब मिल गई थी। वो विली का क्लासमेट भी था, पर एजेंट के लास्ट मिशन के दौरान उसे किसी ने जान से मार दिया था और मरने से पहले उसे आखिरी बार विली के साथ ही देखा गया था। इसी वजह से CIA वालों को उसके कत्ल के पीछे विली का हाथ लग रहा होता है और इसीलिए वो खुफिया तरीके से विली के खिलाफ छानबीन करने में लगे हुए थे। अब वैसे तो जूनो ने सच में विली के हाथों उस एजेंट को जान से मरवाया था, इसीलिए जूनो थोड़ा सा परेशान हो गई थी, लेकिन अभी वो जेसन के सामने ऐसा दिखाती है जैसे कि विली को इसके बारे में कुछ भी ना पता हो। आगे जेसन के वहां से जाने के बाद जूनो घबराकर विली के पास गई थी, जहां वो दोनों उसी एजेंट के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसको जूनो ने इसीलिए मरवाया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जूनो ने CIA वालों से छुपकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कार्पोव को बेच दिया है। इसकी भनक अगर CIA वालों को लग जाती तो CIA वाले जूनो और उसके पूरे परिवार को देशद्रोही घोषित कर देते और ऐसे में जूनो का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि कार्पोव से ऑर्गेनाइजेशन के पैसे लेने के बाद जूनो कार्पोव को भी मार देना चाहती थी, ताकि वापस से वो ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल करके उसे किसी और को बेच सके। जूनो के इसी प्लान के बारे में कार्पोव को पता चल गया था और उसी वजह से उसने जेसन को जूनो की सच्चाई और एजेंट के मर्डर की बात बताने के लिए साउथ कोरिया में बुलाया था, ताकि वो जेसन को साथ के साथ सभी चीजों का सबूत भी दे सके। पर किस्मत खराब होने के कारण कार्पोव की जेसन से बात होने से पहले ही जूनो ने कार्पोव को भी मरवा दिया था। इस सब के बारे में अगर CIA को पता चल जाता तो जूनो का बचना तो सच में नामुमकिन था। इसीलिए फिलहाल के लिए वो एजेंट पे से CIA का ध्यान हटाने के लिए जेसन को जाकर रेबेका की फाइल दे देती है और साथ ही उसे ये भी बता देती है कि रेबेका ने ही कार्पोव को जान से मारा था। जूनो का ये प्लान पूरी तरह से वर्क कर जाता है, इसीलिए अब जेसन CIA वालों से एजेंट के केस पर वर्क ना करने को बोलकर उनसे रेबेका को ढूंढने के लिए बोल देता है। इधर वॉन को कहीं से जैक के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो जैक के पास जाके उससे डेविड की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा पिटाई खाने के बावजूद भी जैक तो डेविड की लोकेशन के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताता। इससे गुस्से में आकर वॉन ने जैक को बेरहमी से खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो जैक के घर की तलाशी लेने लगता है और उसे कंप्यूटर पर लगे स्टिकी नोट से पता चल जाता है कि आज शाम में थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद जैक डेविड से एक मार्केट में मिलने वाला था। इसके बारे में वॉन ने जूनो को भी बता दिया था, जिसके बारे में जानने के बाद जूनो विली को जेसन से थोड़ा सा दूर रखने के लिए उसे वॉन की मदद करने के लिए भेज देती है। आगे जब थोड़ा सा अंधेरा होता है तो रेबेका डेविड से वापस से चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे इतने समय से अपना अकेला रहना और डेविड का किसी और से शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि डेविड उसे शुरुआत में समझाने की कोशिश करता है, मगर अंधेरा होने के कारण उसके पास रेबेका को समझाने का ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए फिलहाल के लिए वो रेबेका से एक और बार माफी मांगकर जैक से मिलने के लिए सीधा मार्केट में चला जाता है। वहां पहुंचकर डेविड जैक को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जैक का नंबर बंद था और तभी अचानक से डेविड की नजर जूनो के एक आदमी पर पड़ जाती है। उसे देखने के बाद डेविड को सारा माजरा समझ आ गया था, इसीलिए वो अपने मुंह को छुपाकर जल्दी से सेफ हाउस में आता है, जहां आते ही उसने सबसे जरूरत का सामान पैक करने को बोलकर जल्दी से बोट पर चलने को कह दिया था। बोट पर से बोट को पकड़कर वो कुछ समय के लिए पास के एक आइलैंड पर जाने वाले थे, पर जल्दी ही बोट पर वॉन और उसके साथी बिली के साथ पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर डेविड उंजू और मिनी को छुपने को कहता है और खुद रेबेका के साथ मिलकर वॉन और उसके साथियों को खत्म करने में लग जाता है। जितने रेबेका अकेले वॉन के साथियों पर गोलियां चला रही थी, उतने डेविड ने पास में रखे ऑयल बैरल्स को साथ में रखकर एक धमाका करने का प्लान बना लिया था, जिसके बाद जैसे ही वॉन के साथी उन बैरल्स के पास आते हैं, वैसे ही डेविड एक बहुत बड़ा धमाका भी कर देता है। इस धमाके में वॉन के लगभग सभी लोग मारे गए थे, जो देखकर वॉन तिलमिलाते हुए विली से रेबेका को रोकने को कहता है, जबकि वो खुद डेविड के पास जाकर उससे रोकने की कोशिश करने वाला था। विली भी तब रेबेका के ऊपर गोलियां चलाने में लग गया था और डेविड वॉन से एक खतरनाक लड़ाई करने में। डेविड को वॉन से लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और एक समय पर तो डेविड का पैर पास में रखे फिशिंग नेट में फंसने की वजह से वो पानी में भी गिरने वाला था, पर किस्मत से तभी उसके हाथ में एक पिस्टल लग गई थी।
उससे वो वॉन के दोनों कंधों पर शूट कर देता है, जिस दौरान वॉन बेहोश होकर पानी में गिर गया था। और इधर रेबेका को विली से लड़ाई करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि विली काफी ज्यादा डरपोक होता है, जबकि रेबेका तो बंदूकों से खेलते हुए ही बड़ी हुई थी। इसीलिए रेबेका विली का थोड़ा सा मजाक भी बनाती है, जिसके बाद विली की गोलियां खत्म होने पर वो वहां से भागने की कोशिश भी करने लग गया था। तभी डेविड विली के मुंह पर कोनी मारकर उसको नीचे गिरा देता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। डेविड का ये रूप देखकर तो विली की भी फट के 4 से 64 हो गई थी, पर अभी अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी ही माँ यानी कि जूनो के सारे राज खोलना चालू कर देता है। उसमें सबसे बड़ा राज ये शामिल था कि आज से 9 साल पहले जूनो ने खुद ही मेल्डोनार्डो को डेविड और उसके परिवार की जानकारी दी थी, ताकि मेल्डोनार्डो डेविड और उसके परिवार को खत्म कर दे। असल में उस समय से ही जूनो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी और कंट्री को बेचना चाहती थी, मगर डेविड के रहते वो ये काम कभी भी नहीं कर सकती थी। ये बात सुनने के बाद तो डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विली के फोन से जूनो को कॉल करके उसे बहुत सारी गालियां देता है, क्योंकि जूनो की वजह से डेविड को 9 साल से किसी और आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ रहा था और उसे रेबेका को भी 9 साल तक के लिए अकेला छोड़ना पड़ा था। जूनो तो डेविड के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी और साथ ही अभी उसे विली के लिए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, मगर डेविड अभी जानबूझकर विली को जान से ना मार के उसे अपने साथ ले जाता है। खैर इसके अगले दिन वॉन की बॉडी कुछ मछुआरों को मिलती है, पर किस्मत से वॉन अभी जिंदा था, जो कि पानी के बाहर आते ही तुरंत होश में आ जाता है और अब वो किसी भी हालत में डेविड को खत्म कर देना चाहता था। वहीं डेविड अभी अपनी फैमिली के साथ अपने ससुर के घर पर आ गया था, जहां खाना खाते समय वो अपने ससुर को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और उनसे उसके और उसके परिवार के लिए फेक पासपोर्ट बनवाने को कहता है। शुरू में तो उसका ससुर अपनी ईमानदारी की वजह से ये काम नहीं करना चाहता था, मगर बाद में अपने बेटी के कहने पर वो इस काम को करने के लिए मान जाता है और डेविड से कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहता है। इधर जूनो भी अपने बेटे विली को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसीलिए वो डेविड को कॉल करके उससे वादा करती है कि अगर डेविड उसे विली को वापस कर देगा तो वो डेविड और रेबेका के साथ साथ उसके पूरे परिवार का पीछा छोड़ देगी। तब डेविड भी इसके लिए मान तो गया था, मगर वो जूनो की रग रग से वाकिफ था और इसीलिए वो विली को वापस करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाता है, ताकि आगे चलकर जूनो उसको और उसके परिवार को सच में परेशान ना करे। इसके लिए वो विली के पास जाकर उसके सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि जूनो को तो विली से कोई भी प्यार ना हो और अभी भी वो किसी भी हाल में बस रेबेका को अपनी टीम में चाहती हो। ये सुनने के बाद विली और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो गुस्से में डेविड को उस एजेंट और साथ ही कार्पोव के कत्ल के बारे में भी सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद डेविड को भी सब कुछ समझ में आ गया था और उसे ये बात भी क्लियर हो गई थी कि आगे चलकर उसे जूनो से अपना पीछा किस तरह से छुड़वाना है। अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो उंजू और मिनी को कुछ समय के लिए अपने ससुर के यहाँ पर ही छोड़ देता है और खुद रेबेका और विली के साथ सियोल में वापस आ जाता है। वहां आने के बाद डेविड जेसन से मिलने की प्लानिंग करने लग गया था, जिसके लिए वो सबसे पहले तो रेबेका के साथ मिलकर जेसन का पूरा टाइम टेबल चुराता है और बाद में जेसन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जेसन को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मना भी लेता है। वहां उसने जेसन को जूनो की सारी सच्चाई बता दी थी और उस सबके सबूत भी वो जल्दी ही जेसन को देने के लिए तैयार भी था, पर बदले में जेसन को डेविड और रेबेका की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। डेविड भी काफी देर तक सोचने के बाद इसके लिए मान जाता है और डेविड जेसन को अपने प्लान के बारे में बताकर विली को जेसन के पास ही छोड़ देता है। डेविड का प्लान ऐसा था कि जेसन के पास सारे के सारे सबूत खुद ब खुद चल कर आने वाले थे, इसीलिए डेविड के कहे अनुसार जेसन विली से खुद कोई पूछताछ नहीं करता और उसे चुपचाप जूनो तक वापस पहुंचा देता है। अब डेविड की बातों की वजह से विली के दिमाग में यही था कि जूनो सच में उससे प्यार नहीं करती और आगे चलकर वो उसे जान से भी मरवा सकती है। इसी वजह से वो अगले दिन जूनो से सही से बात नहीं करता, जबकि जूनो तो विली को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसके बावजूद विली के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। डेविड और रेबेका सामने वाली बिल्डिंग से इन सभी चीजों के ऊपर नजर रख रहे थे और अब उनका काम जूनो को भी विली के खिलाफ करना था। इसके लिए डेविड जेसन के पास जाकर उससे एक और काम करने को कहता है, जिससे पक्का जूनो विली से बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली थी। डेविड की सारी बातें सुनने के बाद जेसन ने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट निकलवा दिया था, जिसमें लिखा था कि हमें जूनो का एक करीबी साथी मिला है जो जूनो और शैरन की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने में हमारी मदद करेगा। जेसन जानता था कि उसके डिपार्टमेंट में मौजूद जूनो के लोग जूनो को इस बारे में जरूर बताएंगे, जिससे जूनो का पूरा शक सीधा विली के ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पर सिर्फ विली ही ऐसा था जिसको जूनो के बारे में सारी चीजें पता थी, पर उसका बर्ताव जूनो के साथ सही नहीं था। अब सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जूनो को सारी चीजें पता चलने पर उसका पूरा शक विली के ऊपर जाता है, जिसके कारण रात में उसकी विली से बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई थी और गुस्से में विली अपनी गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया था। ये सब डेविड के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता है
और अभी के लिए डेविड अपने प्लान को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो जूनो के एक गार्ड को मारकर बेहोश करता है और बाद में उसकी गाड़ी चुराकर उससे विली का पीछा करना चालू कर देता है। इसके तुरंत बाद ही रेबेका ने भी एक दूसरी गाड़ी में आकर विली की गाड़ी को आगे से घेर लिया था, जिससे विली ना चाहते हुए भी एक ऐसे रास्ते पर जाने पर मजबूर हो गया था जो कि पूरी तरह से सुनसान होता है। उसके खाली सड़क पर पहुंचते ही डेविड उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसे असल में सुबह ही उसने जानबूझकर विली की गाड़ी में लगाया था। और बॉम्ब की आवाज सुनने के बाद विली जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसके तुरंत बाद ही गाड़ी ब्लास्ट भी हो गई थी और गाड़ी के ब्लास्ट होने की वजह से विली को लगने लग गया था कि जूनो सच में उसको मरवाना चाहती है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खुद जेसन के पास चला जाता है और वो जूनो की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार था, पर बदले में उसे भी जेसन से प्रोटेक्शन चाहिए थी। अब यही असल में डेविड का प्लान था, जिसके सफल होने की वजह से डेविड रेबेका के साथ अपने एक सेफ हाउस में थोड़ी सी पार्टी करता है और उस दौरान वो रेबेका से कह रहा था कि जल्दी ही हम लोग एक फैमिली की तरह साथ होंगे। अब वैसे रेबेका डेविड के साथ तो रहना चाहती थी, पर अभी भी वो उंजू और मिनी को अपनी फैमिली से अलग देखती थी। इसीलिए डेविड उसको समझाने लगता है कि उंजू सच में काफी ज्यादा अच्छी है और वो रेबेका को अपनी बेटी की तरह देखती है। इसीलिए रेबेका को भी अब इस मार काट की दुनिया को छोड़कर उनके साथ एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ बितानी चाहिए। साथ ही तब डेविड उसको ये भी कहता है कि बचपन से रेबेका खुद भी एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती थी, मगर जूनो ने उसे एक किलिंग मशीन बना दिया था। रेबेका सब कुछ समझ तो रही थी, मगर उसके हिसाब से जूनो ने उसे ऐसा नहीं बनाया था। वो ऐसी बनी थी क्योंकि उसे ऐसा रहना ही अच्छा लग रहा था। डेविड और रेबेका इस बारे में बहस करने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनके सेफ हाउस के बाहर जूनो अपने कुछ लोगों को डेविड और रेबेका को मारने के लिए भेज देती है, जिन्हें देखकर वो दोनों सबसे पहले तो माइक्रोवेव में कुछ मेटल की चीजें डालते हैं और अलग अलग खिड़की से कूदकर थोड़ा सा दूर मिलने का फैसला करते हैं। उनके जाते ही घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इससे जूनो के लोग वापस से मारे गए थे, पर अभी भी कुछ लोग डेविड और रेबेका का पीछा करने में लगे हुए थे। उस दौरान डेविड भी बस रेबेका के पास पहुंचने वाला होता है, पर उससे पहले ही डेविड के सामने जूनो के लोग रेबेका को गाड़ी से टक्कर मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। डेविड तब बाइक से उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है, मगर रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो सारे लोग डेविड के हाथ से निकल गए थे। अब अगले दिन जब रेबेका की मुलाकात जूनो से होती है तो जूनो उसको वापस से मैनिपुलेट करना चालू कर देती है ताकि रेबेका उसके साथ आकर उसके साथ अमेरिका वापस चली जाए और वो दोनों वहां पर शायरन की जगह एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बना सके। रेबेका भी डेविड के परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो जूनो के ऑफर को सुनने के बाद उसकी बात को मान जाती है। और तभी जूनो को ये बात भी पता चलती है कि जेसन उसके साउथ कोरिया वाले ऑफिस में छापा मारने के लिए आने वाला है। ये बात सुनते ही वो जल्दी से रेबेका और वॉन को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान उसके साथ उसके और भी काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। और जूनो का प्लान ये था कि वो पकड़े जाने से पहले अपने शहर में जाकर सारी चीजों को पहले ही बंद कर दे। खैर अभी जूनो के निकलने के थोड़ी देर बाद ही जेसन अपने साथियों के साथ उसके ऑफिस में छापा मार देता है और दूसरी तरफ डेविड खुद भी किसी भी हालत में रेबेका को जूनो से छुड़वाना चाहता था। उसे जूनो के एयरपोर्ट की तरफ जाने के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो एक और बार अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने ससुर से मदद मांगता है और अपने ससुर के पैसे के साथ वो एक स्पेशल टीम को हायर करता है जिनके पास काफी सारे एडवांस वेपन्स थे और वो जूनो के साथियों से लड़ने और रेबेका को बचाने में डेविड की मदद करने वाले थे। अपने प्लान के अकॉर्डिंग डेविड जूनो के ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट को रेड कर देता है, जिसकी वजह से जूनो ने अपने साथियों से गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ने के लिए बोल दिया था। जिस रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाते ही जूनो की गाड़ियों को डेविड के साथियों की गाड़ियां तीनों तरफ से घेर लेती हैं। इसके बाद डेविड खुद एक गाड़ी से जूनो की सभी गाड़ियों को ठोक ठोक कर बर्बाद कर देता है, जो देखकर जूनो समझ गई थी कि अब वो डेविड से बचकर नहीं जा सकती। इसीलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि उन्हें तब तक लड़ाई करनी है जब तक वो लोग मर नहीं जाते। ये बात सुनने के बाद वॉन खुद भी गाड़ी से उतरकर सीधा डेविड को मारने के लिए जाने लग गया था, लेकिन उसके डेविड के पास पहुंचते ही रेबेका खुद भी गाड़ी में मौजूद जूनो के सभी साथियों को जान से मारने लग जाती है, क्योंकि ये सब भी असल में डेविड और रेबेका के प्लान का ही एक हिस्सा था और रेबेका इस बात को अच्छे से जानती थी कि डेविड उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। सभी लोगों को जान से मारने के बाद रेबेका सीधा जूनो के ऊपर चढ़ गई थी और इधर डेविड वॉन के पास आते ही उसे डायरेक्ट शूट करके खत्म करना चाहता था, मगर किस्मत खराब होने के कारण उसकी गन जाम हो जाती है और दोनों हाथों से लड़ाई करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, पर काफी देर तक एक दूसरे से लगातार मार खाने के बावजूद भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। बीच बीच में उन लोगों के हाथ में चाकू छुरे भी लग रहे थे, जिससे भी वो लगातार एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करे जा रहे थे, पर आखिरकार डेविड वॉन को जान से मारकर उसका खेल खत्म कर देता है।
इसके बाद वो रेबेका के पास वापस आ गया था, जहां वैसे तो डेविड गुस्से में जूनो को भी खत्म करना चाहता था, पर किसी वजह से डेविड उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसको याद दिलवाती है कि बेशक से जूनो ने रेबेका का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए क्यों ना करा हो, मगर डेविड की गैर मौजूदगी में उसने ही रेबेका का ध्यान रखा था। ये बात सुनने के बाद डेविड थोड़ा सा इमोशनल होते हुए जूनो को छोड़ देता है और जूनो सीधा एयरपोर्ट में जाकर अपने प्राइवेट प्लेन से अमेरिका में वापस आने लग जाती है। हालांकि फिलहाल के लिए उसकी जान तो बच गई थी, मगर जूनो अपनी रेपुटेशन पूरी तरह से खो चुकी थी और उसकी एजेंसी की सच्चाई भी लोगों के सामने जल्दी ही आने वाली थी। इसीलिए वो अभी भी डेविड से इसका बदला लेने का डिसाइड करती है और प्लेन में बैठे बैठे ही किसी को फोन घुमा देती है। इधर डेविड और रेबेका खुशी खुशी उंजू के घर के बाहर आ गए थे और अब रेबेका उंजू और मिनी के साथ रहने को भी तैयार थी। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए डेविड रात में अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और खाना खाने के बाद रेबेका और उंजू साथ में मजाक करते हुए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। पर काफी देर होने के बावजूद भी जब वो वापस नहीं आते तो डेविड उन्हें चेक करने के लिए सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है, जहां उसे उंजू की हालत बहुत ज्यादा खराब मिलती है क्योंकि उसकी गर्दन को किसी ने चीर दिया था और बाथरूम में रेबेका मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए डेविड को यह काम रेबेका का लग रहा होता है, जिसके बारे में कंफर्म करने के लिए वो रोते हुए उंजू से ये सवाल भी पूछता है, लेकिन उंजू तो कुछ बताने से पहले ही शांत हो गई थी। ये देखकर डेविड रोते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लग गया था और इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में उंजू की ये हालत रेबेका ने करी है या फिर इसमें जूनो का हाथ है? और अगर उन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं करा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डेविड के किसी और दुश्मन जैसे कि मेल्डोनाडो को डेविड के जिंदा होने के बारे में पता चल गया हो और उसने ही डेविड और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए उंजू के ऊपर हमला करवाया हो और रेबेका को किडनैप कर ले गया हो? इस सीरीज के सेकंड सीजन में कुछ भी हो सकता है, पर वो सेकंड सीजन कब तक रिलीज होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर क्या उसके रिलीज होने पर मुझे उसको भी चैनल पर लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।